चलिए। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम कार्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक मैंने एसएससी जीडी की तीन प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं आपको, और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं ये हमारी पब्लिकेशन अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है, जो सबसे बेहतरीन अभी इंडिया की बुक है एसएससी जीडी के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, इससे करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस सेट। इसमें जो 4th नंबर का सेट है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से। सवालों को बहुत मजा आएगा आपको, इतने शानदार शानदार सवाल हैं, करने में बहुत मजा आएगा। अगर आप प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, एग्जाम कार्ट लाइव टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन करें। यहां पर आपको बैच से, वीडियो से, सारी चीजों से रिलेटेड जानकारियां, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और साथ साथ पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सेशन एसएससी जीडी मॉक टेस्ट 4। और ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, लाभ हानि का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा रेडियो 6.2/3% की हानि पर बेचा। कहता है यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो की क्रय मूल्य बतानी है आपको, कि दोनों रेडियो की क्रय मूल्य कितने के बराबर हो रही है। तो बेटा यहां मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे कि मुझे इसके क्रय मूल्य नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि पहली जो रेडियो है उसकी क्रय मूल्य x है और दूसरी जो रेडियो है उसकी क्रय मूल्य y है। ये एक लाइन का सवाल है, कैसे वो सुनना ध्यान से। अगर इसकी क्रय मूल्य x है और इसे मैं 20% के लाभ पर बेचता हूं, 20% का भिन्न मान होता है 1/5, यानी 5 पर 1 लाभ कमाता हूं, यानी बेचूंगा कितने में, तो क्रय मूल्य का 6/5, ये इसकी विक्रय मूल्य आ गई, ये इसकी विक्रय मूल्य आ गई। फिर दूसरी रेडियो की क्रय मूल्य y है और इसे 6.2/3% की हानि पर बेचता हूं, इसका भिन्न मान होता है 1/15, यानी 15 में 1 की हानि पर बेचता हूं, यानी बेचूंगा कितने में, तो 14/15 भाग पर। और ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको बराबर पुट कर दीजिए। यहां से x और y का मान पता चल गया, बस यही है सवाल में। 5 तिया 15, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 3 इधर आ जाएगा, 3 तिया 9, तो y की वैल्यू, इसे मैं सोल्व करके लिखूं, ये 9x बराबर 7y आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, यानी इनके क्रय मूल्य का रेशियो पता चल गया, x की 7 और y की 9, तो दोनों की कितनी होनी चाहिए, 16, यानी दोनों की क्रय मूल्य का रेशियो मान 16 होना चाहिए। वो कहता है जी नहीं, दोनों की क्रय मूल्य का योग जो है 1920 है, यानी जिसे आप 16 कहते हैं, जिसे आप 16 मान रहे हैं, इसकी वैल्यू 1920 है। 16 की वैल्यू 1920, तो 1 का मान कितना होगा, ये कितने बार में इसको काटेगा, तो 12, 120 बार में। 1 का मान 120, तो 7 का मान 120 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ते 84, 840 रुपया। यहां भी 120 गुना करेंगे, 12 नमा 108, 1080, यानी 840 और 1080 सही जवाब है। 840 और 1080, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही जवाब है इस सवाल का। बहुत ही प्यारा सवाल और अक्सर आता रहता है, ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता रहता है एग्जाम में। तो अगर आप लाभ हानि पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन से जरूर इनकाउंटर हुआ होगा आपका और एग्जाम में भी इनकाउंटर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। दूसरा क्वेश्चन जो है ये डीआई का सवाल है और डीआई का सवाल देखो, मैं स्क्रीन पर पहले देख लेता हूं, बिल्कुल सही आ रहा है, स्क्रीन पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न लेख चित्र में एक विद्यालय की उच्चतर श्रेणी के 250 विद्यार्थियों के खेलों
का विश्लेषण को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। भाई साहब सबसे पहली बात ये तो हमें ये पता चल रहा है ऊपर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है ये गर्ल्स को सूचित कर रहा है, और ये जो खाली पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है ये, इसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं, ये व्हाइट वाला पार्ट ये बॉयज की संख्या को सूचित कर रहा है बेटा। और ये अलग अलग खेल बताए गए, अलग अलग खेल है। अब देखो कहता है फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या, फुटबॉल, तो फुटबॉल में आएंगे और लड़के, लड़के पे पहुंचेंगे भाई, तो ये जो आपका लड़का है ये रेड वाला पार्ट बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा, ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये गर्ल्स को, व्हाइट वाला गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा। तो कहता है लड़कों की कुल संख्या क्या है, तो देखो फुटबॉल में रेड कितना 100, तो 100 राइट आंसर हो जाएगा, 100 सही जवाब होगा। देखते ही आंसर, डीआई में डेटा को जैसे एनालाइज किए तुरंत आंसर, सी सही जवाब है। अगला सवाल देखो कहता है हॉकी खेलने वाले लड़कियों की कुल संख्या क्या है, तो सबसे पहले हॉकी में आ जाओ, यहां आ जाओ, और इसमें लड़कियां, ये वाला जो पार्ट है खाली वाला, ये लड़कियां 30 लड़कियां हैं, तो 30 सही जवाब होगा, ए सही जवाब, एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल। कहता है लड़कों के बीच सबसे लोकप्रिय खेल कौन है, लोकप्रिय कैसे पता चलेगा, पॉपुलर गेम कैसे पता चलेगा, तो वो ऐसे पता चलेगा जो बच्चे सबसे ज्यादा लड़के खेलते हैं वही लोकप्रिय है। तो सबसे ज्यादा लड़का कौन सा खेल रहा है, देखो भाई लड़का है ये भरा हुआ पार्ट, लड़का सबसे ज्यादा 120 खेल रहा है, और 120 कौन सा, क्रिकेट। इसका मतलब भैया क्रिकेट लड़कों में लोकप्रिय है, और क्रिकेट ही खेलते हैं, आप भी क्रिकेट ही खेलते होंगे, ठीक है, तो क्रिकेट पहले से ही फेमस है। चलो अगला सवाल कह रहा है 1/6, 1/24, 1/60 और 1/20 का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, भिन्न का जोड़ है भाई साहब, 1/6, 1/24, 1/60 और 1/120। इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 6 120 को 20 बार में काटता है, 24 120 को 5 बार में काटता है, 60 2 बार में काटता है, और 120 एक बार में काटता है। तो आंसर आ गया 20 5 25 2 27 1 28, 28/120। 4 से गया ये 7 बार में, और 4 से गया ये 30 बार में। 7/30 कहाँ, 7/30, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही जवाब है, ए है राइट आंसर, ए है सही जवाब, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ए राइट आंसर। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो वो 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। भैया अगर ये वर्ग के चारों ओर दौड़ता है तो वर्ग में सभी भुजा 25 है, सभी भुजा 25 ही है, सभी भुजा 25 है, तो इसका मतलब टोटल दूरी जो तय करेगा 100 तय करेगा। समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आ गया 100 मीटर और स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऊपर वाला मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं बेटा, 5/18 से, बस खत्म। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, आंसर सेकंड में आएगा। काटो इसको, 4 2 चौके 8, 2 9 18, 5 चौके 20, 20 100 को 5 बार में काटेगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 5 45, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब, डी होगा राइट आंसर। चलिए ये सवाल कीजिए, कहता है एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई बताएं। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं बेटा, बाइसेक्ट भी करते हैं।
यानी बराबर भागों में बांटते हैं। अब ये कह रहा है इसका परिमाप 200 है, सभी भुजा का योग 200 है और सभी बराबर भुजाएं हैं, तो एक भुजा का मान क्या होगा, तभी तो 50 50 50 200 होगा, तो ये भुजा 50 आ गई। एक विकर्ण दिया हुआ 60, मान ले इस विकर्ण की वैल्यू 60 है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये 30 होगा और ऊपर वाला पार्ट भी 30 होगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, अगर ये 3 है ये 5 है तो भैया ये 4 होगा 40, और अगर ये 40 है तो जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये भी 40 होगा, यानी 40 40 80 सेंटीमीटर, 80 होगा सही जवाब, बी है राइट आंसर। धुआं कर दीजिए सवाल, कॉन्सेप्ट सही है, सवाल बनेगा बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। कह रहा एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, यदि उनकी त्रिज्या का, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताएं। मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, पहली वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई R1, R1 मान लेता हूं, त्रिज्या पाई R1 स्क्वायर, ये बराबर है दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर लिख ले, तो इसके 100 गुने के बराबर है। भैया पाई से पाई खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, इसका वर्गमूल निकाल ले तो यहाँ R1 आएगा, यहाँ R2 आएगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा, यानी R1 की वैल्यू 10 होगी और R2 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, मतलब हर संख्या के बगल में क्या छिपा होता है 1, यानी R1 और R2 का जो अनुपात होगा वो 10:1 होगा, 10:1, यानी ऑप्शन ए सही जवाब, 10:1। आपसे यही पूछा जा रहा है उनकी त्रिज्या का अनुपात बताएं, 10:1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1000 है और उनमें से 28% लड़कियां, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। भैया अगर 28% आपकी लड़कियां गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, कोई भी पूरी चीज 100% से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 28% गर्ल्स है तो बॉयज होंगे 72%, किसका 72%, तो 1000 का, खत्म, परसेंटेज लगा हटाओगे तो यहां आ जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 72 गुना 10 720, 720 जाए टिक कर दो, 720। ये सब सवाल तो कलम चलाने वाले ही नहीं है, मैं यहां समझाता हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, आप मौखिक करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को पॉज कर दे और खुद से सॉल्व करें आप, उसके बाद आप देखिए सॉल्यूशन क्या है उसका, तो वहां से बहुत फायदा करेगा, बहुत ही फायदा करेगा। अगला सवाल, यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। माना कि वो धनराशि 100 है और 20 वर्ष में वो 3 गुनी 300 बन गई, अगर 100 300 बन गया तो ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना आया 200 का, साधारण ब्याज कितना आया 200, 300 बन गया, यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, तो 200 रुपया आया। 20 साल में 200 तो 1 साल में कितना होगा 10 रुपया, 20 दह 200 होता है, यानी 1 साल में 10 रुपया। अब ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर की परिभाषा होती है 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है उसे ही ब्याज की दर कहते हैं, तो 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज आया उसे ही ब्याज की दर कहते हैं, 10%। कोई सूत्र की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर 10% सही जवाब है। देखिए अगर आप अरिथमेटिक में भाषा जानते हैं, समझिए आप सब कुछ जानते हैं, आपसे सवाल नहीं छूटने वाला। अगला क्वेश्चन कहता है रुपए 1000 की राशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, 3 वर्षों बाद वो कितनी हो जाएगी। अगर 10% की दर है तो 10% का भिन्न मान होता 1/10, नीचे वाले को भैया प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर वाला 1 साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल हो गया 10, 1 साल का ब्याज 1, तो मिश्रधन हो गया 11। याद रखना जितना साल हो उतना पावर लगा दो, उतने साल का प्रिंसिपल और अमाउंट पता चल जाएगा, मूलधन और मिश्रधन पता चल जाएगा। क्योंकि वो 3 साल कहता है तो आप यहां 3 पावर लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा मूलधन और मिश्रधन। 3 साल के लिए मूलधन हो जाएगा 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331, यानी अगर 3 साल के लिए मूलधन 1000 है तो मिश्रधन 1331 होगा, और आपका मूलधन भी 1000 ही है तो मिश्रधन होगा 1331। बी सही जवाब है, बी राइट आंसर, बी सही जवाब। अगला सवाल,
कहता एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक मतलब सक्सेसिव छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 है तो उसका विक्रय मूल्य बताएं, सेलिंग प्राइस बताएं। भैया सेलिंग प्राइस बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस दिया हुआ 18,000 इनटू, अब जितना का छूट दे रहे हैं उतना कम कर दीजिए। अगर मैं 10% का छूट दे रहा हूं मतलब बेचूंगा 90% पर, उसके बाद फिर 5% का छूट दे रहा हूं यानी बेचूंगा मैं 95% पर, उसके बाद फिर 2% का छूट दे रहा हूं यानी बेचूंगा मैं 98% पर। अब देखिए ये है आपका सवाल का उत्तर। आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन की काफी मात्रा दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में कुछ पार्ट काटेंगे डिजिट सम से। इसका डिजिट सम देख रहा हूं 8 1 9, 9 मतलब 0 होता है यानी पूरे की डिजिट सम 0 होगी, यानी आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 0 है। आप देखिए इसकी डिजिट सम 8 1 9 और यहां 5 बच रहा है, इसकी डिजिट सम 5 होगी यानी ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी डिजिट सम बात करें 8 1 9 5 2 7 है, ये नहीं हो सकता। इसकी डिजिट सम 8 1 9 है 5 2 7 2 9, 9 मतलब 0 हो सकता है ये। इसकी डिजिट सम 8 1 9 है 5 2 7 2 9, ये भी हो सकता है बेटा, यानी ऑप्शन सी और डी में फंस चुके हैं। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा यूनिट डिजिट तक जाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले परसेंटेज अगर हटा दूं तो 2 जीरो यहां के कट जाएंगे, परसेंटेज से 1 जीरो यहां का कट जाएगा, 1 जीरो यहां का कट जाएगा, और ये परसेंटेज अगर हटाऊं तो नीचे आएगा 100। अब देखो किससे क्या कट रहा है, 5 से कटेगा ये 19 बार में और 5 से कट जाएगा भैया 20 बार में, 2 से कटेगा ये 10 बार में और 2 से कटेगा 9 बार में। अब देखो भाई 9 नमा 81 तो यहां से आ गया, 9 नमा 81 तो यहां से आ गया ये, और यहां आ गया 19 इंटू 98, 19 इंटू 98 कितना होगा, 19 अट्ठे 52, 152, 2 बचा 15, 19 नमा 171, 171 में 15 जोड़ेंगे तो 186 आ जाएगा, और नीचे 10 10 है तो दशमलव पहले लगा देंगे, यानी ये है आंसर। अब कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन अभी तक तो बच पाए हैं लेकिन अब फिर कैलकुलेशन आ रहा है। तो अब इस दोनों में देखिए कि दशमलव से पहले वाला डिजिट यहां मुझे 2 दिखाई दे रहा है, यहां 8, तो मैं अगर ये पकड़ लूं कि दशमलव से ठीक पहले वाला डिजिट कौन सा होगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा कौन सा आंसर होने वाला है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 81 गुना 2 162 होता है और बचेगा हमारे पास 16, और 81 इंटू 6 कितना, 81 में 6 गुना करेंगे 6 6 8 48, और पहले से 16 भी बचा, जोड़ेंगे तो देखिए 6 6 12, यानी दशमलव से पहले 2 आना चाहिए। देखिए दशमलव से पहले 2 कहां है, सी में टिक कर दीजिए, बिंदास होके आंसर गुना करेंगे वही आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन भी बचना, याद रखना जीडी में 25 सवाल होंगे जिसमें से 20 सवाल तो तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है, मौखिक कर लोगे। 5 सवाल में तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तभी बात बनेगी। तो ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, आसान सवाल कर लेते हैं, कठिन सवाल छोड़ते हैं, बट कठिन तो कुछ है ही नहीं, यही सब छोटा मोटा कैलकुलेशन। याद रखिएगा उनका सिलेक्शन बहुत दूर है, कारण क्योंकि आसान सवाल तो सभी बनाएंगे, वो क्वेश्चन तो सभी बनाएगा, सिलेक्शन तो ऐसा ही सवाल निर्धारित करता है जहां सब ना बना पाए। अगला सवाल देखिए, कहता है रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उसमें से 6 अंडे सड़ चुके हैं। उसने शेष अंडों को 22 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? पहले यह बताइए कि अगर 20 रुपया 1 दर्जन का तो 2.5 दर्जन की कीमत क्या होगी? 2 दर्जन की 40 हो जाएगी, आधा दर्जन का 10 होगा, यानी 50 रुपया उसकी रितु की कॉस्ट है। इतना 50 रुपया इसकी कॉस्ट है। अब 6 अंडे तो सड़ चुके हैं तो उसे फेंक दीजिए आप। 2.5 दर्जन, आधा दर्जन मतलब 6 अंडा होता है, तो उसको फेंक दीजिए, उसका तो कोई काम नहीं है। बचा 2 दर्जन। 2 दर्जन में 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच रहे। 1 दर्जन में 22 तो 2 दर्जन में 22 दूना 44, यानी 44 में बेचेंगे। सेलिंग प्राइस 44 होगी, तो भैया 50 की चीज 44 पर बिकेगी तो 6 रुपए की हानि होगी। अगर 50 पर 6 है तो 100 पर कितना होगा? 6 दूना 12, 12% का लॉस होगा बेटा। 100 पर जो चीज कैलकुलेट करते हैं वही परसेंट होता है, यानी 12% का लॉस। देखो यहां 12% पर टिक कर रहा था मैं, लेकिन यहां 12 प्रॉफिट लिखा हुआ है, गलती मत कीजिएगा, 12% का लॉस होगा। 50 पर 6 की हानि तो 100 पर 12% की हानि होगी। ठीक है बेटा,
चलिए अगला सवाल कहता है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है भाई साहब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर कोई रेलगाड़ी की लंबाई 200 है और वो 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो डिस्टेंस होगा रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। तो खुद की लंबाई कितनी है? 200 और पुल की लंबाई कितनी है? 800। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। मैं इसे 1000 मीटर कह सकता हूं, 1000 मीटर कह सकता हूं। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा किलोमीटर पर आवर, यहां मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 इसको 4 बार में काटेगा, 5 के 20 और 20 इसे काटा 5 50 बार में। आंसर आएगा समय का सेकंड में। सेकंड राइट आंसर होगा। 50 सेकंड कहां है जी? 50 सेकंड डी में, तो डी सही जवाब होगा। डी होगा राइट आंसर। अगला सब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाएगा। प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति लगे थे? भैया सबसे पहली बात कि पहले का समय क्या था? तो पहले का समय 40 दिन था। अब का समय क्या है? तो अब 10 दिन कम लग रहा है, यानी अब का समय 30 दिन है। अब का समय 30 दिन है। देखिए इनके समय का अनुपात आ गया 4 और 3 और समय का उल्टा एफिशिएंसी होता है, यानी हम यहां से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी कार्य क्षमता ये उल्टा होता है, यानी यहां 3 क्षमता होगी, यहां 4 क्षमता। जो क्षमता है उसे हम लोग भी कह सकते हैं। यहां 3 लोग हैं, यहां 4 लोग हैं। तो बताइए कि लोग कितने बढ़ाए गए? 1। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट बढ़ाया गया। सवाल कहता है जी नहीं, आपने तो 8 व्यक्ति को बढ़ाया था, यानी 1 की वैल्यू 8 है। अगर 1 की वैल्यू 8 है भैया तो 4 की व्यक्ति 8 चौके 32 होगी और 3 की वैल्यू 24 होगी, यानी पहले 24 लोग थे हमारे पास। वो यही पूछ रहा प्रारंभ में कितने लोग थे? तो प्रारंभ में 24 लोग थे। 24 सही जवाब होगा। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये कोई समस्या नहीं रह रही होगी आपको सवाल समझने में। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का सवाल था, बहुत ही आसान। कहता 5 घंटे एक, ये देखिए ये एलसीएम का सवाल है। ये एलसीएम का सवाल आपके सामने आया फिर से। क्वेश्चन कहता 5 घंटे एक साथ 5 घंटी, यहां घंटे क्या होंगे? घंटी होंगी। 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करती है और वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? ऐसे सवाल का जब भी पूछा जाएगा फिर से एक साथ कितने समय पर बजेंगे, तो ऐसे सवाल का जो आंसर होगा, ये आंसर होता एलसीएम ऑफ टाइम इंटरवल। एलसीएम ऑफ टाइम इंटरवल। अब बोलो बेटा टाइम इंटरवल क्या क्या दिया हुआ है? टाइम इंटरवल है 6, 7, 8, 9 और 12। ये है टाइम इंटरवल। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो भाई साहब 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम तो 72 हो जाता है। और 72 और 7 का 72 इंटू 7 तो 7 दूना 14, 1 से 7 49, 1 50, यानी 504 सेकंड बाद 504 सेकंड बाद ये एक साथ बजेंगे। जब भी आपसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि पुनः एक साथ कब बजेंगे, घंटियां कब बजेंगी, आपसे पूछा ट्रैफिक लाइट एक साथ कब जलेंगी, एक साथ धावक एक साथ कब मिलेंगे, सबका आंसर एलसीएम है। ये बहुत आसान सवाल होता है और रिपीटेड सवाल होता है। कह रहा एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? भैया ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कह रहा समकोण और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु का अर्थ है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों है बराबर, ये दोनों बराबर है। और इसका परिमाप यानी ये भुजा और ये भुजा का योग जो है 2 + √2 है। बेटा इसको गौर से देख लीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसे 1 मान लूं, इसे 1 मान लूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 आ जाएगा और इसका परिमाप 2 + √2 हो जाएगा, यानी हमें तीनों भुजा पता चल चुकी है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता 1/2, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस पता चल चुका
एक हाइट पता चल चुका एक, तो आंसर 1/2, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बी सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसे 18 दिन में कर सकता है, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। देखिए बेटा क्या कह रहा है सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए उसे अकेला 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे अकेला 18 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है सी का। बेटा सबसे पहले जो समय दिया हुआ, इस समय का अगर एलसीएम ले लोगे ना तो वर्क पता चल जाएगा, और वर्क पता चल गया तो क्षमता पता चल जाएगी। सबसे पहले इसका एलसीएम देखो 36, यानी ये 36 काम करते हैं, ये हमने मान लिया कि माना कि काम 36 है। अब देखना, अगर ये 6 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे वर्क क्या होगा 6, 12 दिन में 36 तो एक दिन में 3 काम करेगा, 18 दिन में 36 तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब हमें क्षमता पता चल चुकी है, हमें काम पता चल चुका है कि ए बी सी में ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, और तीनों मिलकर 6 करते हैं, यानी सी भैया 1 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा तो 36 काम करने का समय क्या होगा, अगर एक दिन में 1 काम तो 36 काम करने में 36 दिन लगेंगे। इसी बात को आप सूत्र से भी लिख सकते हैं, समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 36 और सी की क्षमता 1, 36/1 यानी 36 दिन, 36 डेज। राइट आंसर होगा डी, डी राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार और आसान, बिल्कुल धुआं कर दीजिए एकदम सवाल। देखिए सरलीकरण का सवाल और आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल, ये सारे सवाल बोर्ड मास रूल के तहत बनते हैं। बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ यानी का, डी मतलब डिवीजन भाग, बोर्ड एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुना, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन आपका घटाव की बात की जा रही है। ये ऑर्डर होता है, यानी सबसे पहले इन सवालों में का काम होगा, का काम होगा। तो सबसे पहले का काम कर लीजिए, 2 3 6। इसे सरल करके मैं लिख रहा हूं 3 × 2 और डिवाइडेड बाई 6 × 3 और डिवाइडेड बाय, फिर अंदर में देखो का है तो सबसे पहले इसका काम होगा 25 25, यानी 5 प्लस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 25 और माइनस लगा हुआ है, फिर 5 डिवाइडेड बाय, फिर यहां का है तो पहले इसका काम होगा 5 10 को 2 बार में काटेगा 2, तो -5 और डिवाइडेड बाय 2 है भैया। ये है आपका सवाल, इसको सोल्व करना। अब देखिए का खत्म है और यहां डिवीजन और इनटू है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जब बोर्डमास रूल आप लिखेंगे, जब आप बोर्डमास रूल को देखेंगे तो देखिए यहां डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। कभी भी सवाल में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, लेफ्ट टू राइट मूव कीजिए, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 3 दूना 6, 6 से 6 खत्म हो गया, बचा 1, 1 गुना 3, यहां 3 आ गया बेटा, यहां 3 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करो। देखो यहां पर भी बात करें तो बेटा इंटू 25 और 25 कट के 1 बन जाएंगे, तो 5 1 6 आ जाएगा। अब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ, इसको सोल्व कीजिए 3, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 6 दूना 12, अब 12 में से 5 गए, ये 7/2 लिखा हुआ, 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। किसी संख्या में किसी संख्या से डिवाइड करने से जो डिवाइड करना है वो बराबर है, आप इसको ये जो 7/2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको उल्टा करके गुना कर दीजिए, दोनों बातें बराबर है। 3 × 2/7 आंसर हो जाएगा 6/7। देखिए 6/7 कहां है, ऑप्शन सी, सी सही जवाब होगा। तो बोर्डमास रूल पता है तो ऐसे सवाल आपके लिए बिल्कुल ही समस्या नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ऐसे सवाल को। ये देखिए कितना बड़ा सा लग रहा है सवाल, क्या कह रहा है वो देखिए,
क्वेश्चन कहता है एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 75.4 किलोग्राम था, बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम और 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हुए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 0.24 किलोग्राम बढ़ गया। तो प्रारंभ में सभी विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? जब भी संख्या पूछे, ये एलिगेशन का सवाल है, रिलैक्स हो जाइएगा, ये सवाल सिर्फ आपको डरा रहा है, बहुत आसान सवाल, ये एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन का सवाल है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि कुछ समूह पता नहीं कितने लोग हैं, n लोग हैं, और इनका औसत वजन है 75.4 किलोग्राम। फिर अब उसमें 4 लोग शामिल हुए और उन चारों का वजन क्या दे रखा है? एक का वजन है 72.9, एक का वजन है 73.8, एक का वजन है 79.5, एक का वजन है 87.4। ये चारों का वजन है। मैं इनका औसत निकाल लेता हूं क्योंकि एलिगेशन सेम नेचर के चीजों पर लगता है। अगर मैंने यहां औसत लिखा है कि n लोगों का औसत 75.4 है, तो मुझे यहां 4 लोगों का औसत ही लिखना पड़ेगा। तो औसत निकालना आसान है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसका सम कीजिए, योग कीजिए। 5 4 9 9 9 18 18 8 26 के 6 बचा 2, 7 2 9 9 9 18 18 3 21 21 2 23 का 3 बचा 2, 8 2 10 7 17 17 7 24 और 24 7 31। भैया ये इनका सम है। तो औसत होता है योग बटे संख्या। 4 लोग का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 3 83, 3 33, 4 8 32, 1 4 चौके 16, 78.4। इनका औसत जो है वो है 78.4। बस यही काम आपको करना था। अब एलिगेशन डायग्राम कहता है दोनों का सम्मिलित औसत को बीच में लिखे। तो दोनों का जो सम्मिलित औसत है वो कह रहा है इनके आने से 0.24 किलोग्राम बढ़ गया है। तो मुझे बताइए, पहले ये था और 0.24 जोड़ेंगे, इसको मैं 0 बिठा देता हूं, यहां भी 0 बिठा देता हूं। अब 0.24 अगर जोड़ेंगे तो 40 और 24 कितना बन जाएगा? 64, और ये 75.64। अब एलिगेशन कहता है कि डायगोनली अंतर निकालें। जैसे ही आप डायगोनली अंतर निकालेंगे तो उस अंतर का जो रेशियो होगा वो उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका अंतर निकालिए। भैया अंतर निकालने समय में एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि बड़ा में से छोटा घटाइएगा। जैसे ये बड़ा है, ये छोटा है, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और यहां 77 में से 75 गया 2, तो ये 2.76 आएगा। इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें से उसको घटाएंगे तो ये तो 0.24 आएगा। अब इनका अनुपात निकालिए। अनुपात अगर निकालेंगे तो देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 6 से कट रहा है ये 4 बार में, 6 से कट रहा है 6 चौके 24 और 3 6 छाके 36। इसका मतलब ये 4 अगर इस 4 छात्र बाद में हैं तो पहले रहे होंगे 46। वो यही तो कह रहा है कि बाद में 4 है, 4 की वैल्यू 4 है, यानी n का मान क्या होगा? 46, यानी 46 छात्र पहले थे। आपसे यही पूछा जा रहा है प्रारंभ में कितने थे? तो 46 थे। 46 राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा सा सवाल था, समझने वाला सवाल था। मैं फिर कहता हूं 25 सवाल में 5 सवाल होंगे, अच्छे प्रिपेयर्ड रहिएगा उसके लिए, छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल। देखिए कितना आसान और कॉन्सेप्ट के साथ आपने किया है इस क्वेश्चन को। और कोई भी बात ना समझ में कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस सवाल के बारे में। देखिए कहता 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है? यानी ए की आयु निकालनी है, उसमें 6 जोड़ दीजिए, सी की आयु पता चल जाएगी बेटा। ए की आयु निकालिए।
एक की आयु कैसे निकालेंगे वो देखो, क्वेश्चन एकदम रेशियो का एज चैप्टर का सवाल है, आसान। 8 साल पहले इनके ए और बी का जो रेशियो था वो 9:10 था, और 4 साल बाद, ये 8 साल पहले है, और 4 साल बाद ये 12:13, 12:13। सबसे पहले देखा कीजिए कि इनके आयु में कोई अंतर समान है कि नहीं, तो देखिए इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, समान है। अगर ये समान है तो फिर देखिए कि इनमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो इनमें इंक्रीमेंट हुआ 3 यूनिट का। ये रेशियो इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूं, 3 यूनिट का, क्योंकि एक्चुअल इंक्रीमेंट क्या है, ये 8 साल पहले है और ये 4 साल बाद है। आप सोचिए अगर 8 साल पहले जाएंगे तो वर्तमान में आने के लिए आपको 8 साल लगेगा, और फिर 4 साल बाद जाना है तो फिर 4 साल और आगे जाइए, यानी टोटल 12 साल आप आगे जा रहे हैं, टोटल 12 साल आगे जा रहे हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल। इसका मतलब है कि 8 साल पहले भैया इसकी जो उम्र होगी वो 40 साल रह रही होगी, और इसकी उम्र 9 चौके 36 साल रह रही होगी। ये 8 साल पहले, ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है, तो ए की प्रेजेंट उम्र क्या होगी? 8 साल पहले अगर 36 का है तो आज 36 8 44 का होगा, 44 साल का ए होगा प्रेजेंट में। अब कहता है ए का मत बताओ, सी का बताओ, सी की उम्र बताओ, और सी की उम्र ए की प्रेजेंट उम्र से 6 ज्यादा है, तो 44 + 6 क्या होगा? 50। 50 साल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मजा आ रहा होगा आपको सवाल करने में अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। बस मूवी की तरह वीडियो को मत देखिएगा, फिर काम नहीं करेगा अच्छे से। अगर आप पेन पेपर लेकर करते हैं तो फिर बहुत मजा आएगा आपको सवाल करने में। अगला सवाल देखिए, कहता है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात बताए। बहुत ही प्यारा सवाल, अच्छा सवाल। ऐसे सवाल सीजीएल में भी आते हैं, तो देखिए अच्छा सवाल बोलूंगा मैं इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना बेटा। इसको देखो, ए और बी की इनकम, ए और बी की ये इनकम है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3। देखो रेशियो का मतलब होता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ तो कटने वाली संख्या। अगर इसे मैं 2x मान लूं तो ये 3x हो जाएगा भैया, ये 3x हो जाएगा। फिर कहता है कि इनकी बचत खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो है 1:2, 1:2। फिर ये रेशियो में, अब ये अलग रेशियो में है तो बेटा यहां x नहीं मान सकते। अगर मैं इसे y मान लेता हूं तो ये बन जाएगा 2y। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर पता चल चुका है। अब इनके बीच में ये रिलेशन बता रहा है। प्रश्न से क्या कहता है वो देखो, प्रश्न से कहता है सवाल में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है बी के खर्च का 90%, तो भैया बी का खर्च है 2y, इसका 90%, 90/100, 0 से 0 खत्म हो गया, 9/10, ये बराबर है ए की आय के, और ए की आय है 2x, तो भैया ये बराबर है 2 से 2 खत्म हो गया। 10 को उधर अगर फेंकेंगे तो ये आ जाएगा 9y, इधर 9y बचेगा, 10 उधर आएगा 10x। यहां से हमें x y का मान पता चल गया, y 10 है और x 9। क्वेश्चन खत्म। अगर y और x पता चल गया तो समझिए क्वेश्चन फिनिश्ड हो चुका है बेटा। x का मान अगर 9 है तो 9 दूनी 18 रुपया ये कमाता है, और ये 9 तिया 27 रुपया ये कमाता है, और y की वैल्यू कितनी आई है? 10। इसका मतलब ये 10 रुपया खर्च कर देता है और ये 20 रुपया खर्च कर देता है। तो भैया आप बताइए इसकी बचत कितनी रह रही होगी, सेविंग कितना हो रहा होगा, बचत कितनी होगी? 18 कमाता है, 10 खर्च कर देता है, यानी 8 रुपया बचा रहा होगा। 27 कमाता है, 20 खर्च कर देता है, मतलब 7 रुपया बचाता होगा। अनुपात 8:7, जहां है टिक कर दीजिए ऑप्शन बी। बी है सही जवाब, बी राइट आंसर है दोस्तों, बी सही जवाब है, बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, फिर से एक बहुत बड़ा सा सवाल आपके सामने आया हुआ है। लैंग्वेज देखकर डरिएगा नहीं, कुछ बच्चे लेंथ देखकर डर जाते हैं।
किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उसमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं और बाकी गांव बी से हैं। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव बी में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? देखिए बहुत आसान सा सवाल है, बस लेंथ बड़ा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी औसत की बात हो, औसत संख्या पर नहीं निर्भर करती है, संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है बेटा। तो यहां ध्यान से सुनना कि कक्षा ए में 70% है तो कक्षा बी में कोई भी चीज 100% होती है यानी 30% होगा। इसका अनुपात निकालू, परसेंटेज परसेंटेज खत्म, 0 0 खत्म, 7:3 आ जाएगा। यानी इनकी संख्या का जो अनुपात होगा वो 7:3 होगा, 7:3। अब इनका औसत निकालिए। कहता है सवाल में कि गांव बी के विद्यार्थियों का औसत ए के विद्यार्थियों के औसत से 20% ज्यादा है। यानी ये जो एवरेज है ये इस एवरेज से 20% ज्यादा। 20% का मतलब 1/5 ज्यादा है। याद रखना, कभी भी भिन्न लिखा हो 1/5 ज्यादा है तो इससे नीचे की संख्या मान लीजिए, यानी इसे हम 5 मान लेंगे तो ये 5 + 1 6 आ जाएगा। कुछ बच्चे होते 100 मानते हैं, अगर मैं इसे 100 मानूंगा ये 120 आएगा, तब भी कट के 20 से 5 और 6 ही बनना है भाइयों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए नेट एवरेज, टोटल का जो एवरेज होगा पूरे क्लास का, वेटेड एवरेज का सूत्र लगाएंगे यहां बेटा, या भाषा पढ़िए कि एवरेज मतलब होता है 1 का मान। 1 का मान 5 है तो 7 का मान 7 × 5 = 35 होगा। 1 का मान 6 है तो 3 का मान 18 होगा। और एवरेज मतलब होता है टोटल बटे टोटल संख्या, टोटल योग बटे टोटल संख्या, और टोटल संख्या 10। तो ये आंसर आ गया 35 और 18 53, 53/10। और ये यूनिट में आया है, आंसर रेशियो में लिखा है 53/10। अब सवाल कहता है जिसको आपने 53/10 लिखा है वो 53/10 नहीं है, ये यूनिट में जो लिखा है आपने इसकी वैल्यू 53 है। 53/10 यूनिट 53 है तो भैया 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। 1 यूनिट का मान 10 है तो बी का जो औसत होगा वो 6 × 60 होगा और ए का 50 होगा। देखिए हमें औसत पता चल गया, वो बी का पूछ रहा है यानी 60 राइट आंसर है। चेक कर लीजिए बी का औसत कहां लिखा हुआ, 60 सही जवाब है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो बड़ा ही मजेदार सवाल होता है, ऐसे सवाल करने पर माइंड का भी आपका एक्सरसाइज होगा और मजा आएगा। इसलिए हमारी जो किताब है अग्रवाल पब्लिकेशन की, उसमें इतने कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बनाया गया आसान और कठिन सवालों का, ताकि आपको एग्जाम जैसा ही लगे कि आप एग्जाम का पेपर ही डील कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है सवाल कि ₹30 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली और 35 किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं तथा एक तीसरे प्रकार की गेहूं को 3:4:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 34 है तो तीसरे प्रकार की गेहूं का मूल्य बताएं। बेटा ये सवाल होता है आसान, बहुत आसान। देखना ध्यान से क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है 3 प्रकार के गेहूं हैं जिनके वजन का, मात्रा का अनुपात जो है वो है 3:4:2। यानी ये 3 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, ये वो 2 किलोग्राम है। अब पहले की कीमत बता दी गई है 30 रुपया, दूसरे की कीमत है 35 रुपया, तीसरे की कीमत बेटा हमें बतानी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। जबकि टोटल मिश्रण की जो कीमत है वो दी हुई है 34। याद रखना जो मिश्रण की कीमत होती है वो औसत ही होता है, ये कुछ नहीं, ये औसत का सवाल है, औसत का सवाल है। पूरे का औसत 34 है तो औसत की परिभाषा, इसको कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा बेस्ट है वो सुनिएगा। अगर औसत 34 है तो सभी का मान 34 होगा, ये भी 34 होगा भाइयों, ये भी 34 होगा। ये 34 बनाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 1 में 4, 1 किलोग्राम में 4 रुपया जोड़ेंगे तो 3 किलोग्राम में 12 रुपया जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 रुपया। इसको औसत 34 बनाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, 1 में
1 किलोग्राम में 1 रुपया, तो 4 किलोग्राम में 4 घटाना पड़ेगा, यानी नेट 8 रुपया हमें 12 माइनस 4, ये प्लस है, यानी 8 रुपया जोड़ना पड़ रहा है। यहां हमें 8 रुपया जोड़ना होगा और ये 2 लोगों में बट जाएगा। औसत कहता है जो भी जोड़ो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वली। तो 2 लोगों में डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 34 और 4 38, यानी 38 रुपया इसका प्राइस होगा। 38 रुपीज एकदम टिक कर दो आराम से, बिंदास तरीके से, कोई कैलकुलेशन नहीं, एक्सट्रीमली इजी कैलकुलेशन होता ही नहीं है इस तरीके से। अगला सवाल, कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 30 या 90, 35 चौके 140, इसे x मान लेते हैं और यहाँ टोटल वेट निकाल के वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं खुद ही आपको बैच में समझाऊंगा सब तरीका, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो आपके सामने मैं बेस्ट चीजें ही रख रहा हूं। आखिरी सवाल, 25वां सवाल, आखिरी सवाल, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आखिरी सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए, तो वैसा ही आखिरी सवाल। कौन कौन आखिरी तक पहुंचता है? कह रहा 10 संख्याओं का औसत 18 है, तो भाई साहब 10 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या हटा दी, एक संख्या हटा दी, अब ये कौन सी संख्या पता नहीं, लेकिन बाकी की जो हटाने के बाद जो बाकी की 9 संख्या का औसत है वो 16 आ गया। तो कहता है ये जो संख्या हटाई वो कौन सी थी? मौखिक सवाल करना एकदम। पूरे का औसत 18 है तो ये भी 18 होगा, ये भी 18 होगा। इसको 18 बनाने के लिए 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 तो 9 में 18 जोड़ना पड़ेगा, 18 18 36, यानी जो संख्या थी वो 36 हटाई गई थी। आंसर इतना आसान तरीके से सॉल्व करोगे तुम, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, एकदम पेनलेस तरीके से सॉल्व करोगे। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4। आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सभी तक को फायदा पहुंच सके इस बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ने का। प्रैक्टिस सेट, यहाँ तो बेसिकली मैं आपको सेट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और बैच में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो एक एक तरीके हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी आप सबसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 5 के साथ। ठीक है, तो जय हिंद, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर।